भारत को आजाद कराने में कई क्रांतिकारियों और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए। यह किसी एक मूवमेंट या किसी एक आंदोलन की वजह से पॉसिबल नहीं था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से आंदोलन या क्रांति थी जिसने भारत को आजादी दिलाई, रीजंस बिहाइंड इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे सिपाही विद्रोह या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस बढ़ता ही जा रहा था। अपनी सत्ता और पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए अंग्रेज काफी सारे हथकंडे अपना रहे थे। भारत के ऑफिशियल्स को ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा था और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसी बीच बंगाल आर्मी में विद्रोह की लहर उठी और सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अप्रैल में उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत के बाद कई सिपाहियों ने विद्रोह किया और उन्हें जेल जाना पड़ा। इस इंसिडेंट से सिपाही आक्रोशित हो गए और 10 मई 1857 को अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के बाद वे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली में यूरोपियन ट्रूप नहीं थे। वहाँ की लोकल आर्मी मेरठ के सिपाहियों के साथ मिल गई और रात होते तक वहाँ की सत्ता बहादुर शाह II के पास वापस आ गई। विद्रोह के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत के रूलिंग पावर्स ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 13 अप्रैल 1919 की वह दर्दनाक घटना जिसमें जनरल डायर ने महिलाओं और बच्चों सहित भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोगों में गुस्सा और आक्रोश भर गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा स्वराज्य के लिए की गई थी। यह एक नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसक आंदोलन था जिसमें भारतीयों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया, सरकारी स्कूल, सेवा और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और साथ ही साथ करों के भुगतान से मना कर दिया। फरवरी 1922 में गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा में पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने खुद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि पूर्ण स्वराज्य ही उनका लक्ष्य होगा और सिविल डिसोबीडियंस को पूर्ण स्वराज्य पाने का एक जरिया बनाया गया। महात्मा गांधी को इस तरह के पहले अभियान की योजना बनाने और व्यवस्थित करने को कहा गया। गांधी जी ने सरकार की अवहेलना में नमक कर यानी कि सॉल्ट टैक्स को तोड़ने को चुना। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से हुई। गांधी जी के साथ कुल 78 लोगों ने दांडी की ओर पैदल यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने 25 दिनों में साबरमती आश्रम और दांडी के बीच की दूरी को तय किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचे, जहां पर मुट्ठी भर नमक लेकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी के नमक कानून को तोड़ने के बाद पूरे देश में नमक कानून की अवहेलना शुरू हो गई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। ट्रायल ऑफ भगत सिंह। शहीद भगत सिंह भारत के एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। 1926 में भगत सिंह ने नवजवान भारत सभा का गठन किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल दिल्ली हॉल के फर्श पर 2 बॉम्ब्स फेंके, जिस वक्त केंद्रीय विधानसभा सत्र चल रहा था। बमों को लोगों से दूर फेंका गया था ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। उन धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पैम्फलेट्स बरसाने शुरू किए। दोनों ने ही इसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। ट्रायल के दौरान भगत सिंह युवाओं को इंस्पायर करते रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद किया। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए और देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित किया। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापानीज बर्मा तक आगे आ चुके थे और ब्रिटिशर्स को इंडियन सपोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। उन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी कि सेमी इंडिपेंडेंस देने का वादा किया। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नाजी जर्मनी की निंदा तो की,
लेकिन जब तक भारत को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता तब तक गवर्नमेंट को किसी के भी खिलाफ लड़ने में सपोर्ट देने से मना कर दिया और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई। इस मूवमेंट के शुरू होते ही कांग्रेस के सभी मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जून 1945 तक जेल में रखा गया। हालांकि लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद भी लोगों ने इस मूवमेंट को जारी रखा। अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट होने लगे, स्ट्राइक्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन और मार्च निकाले गए। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चों ने भी स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत ही वायलेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि लोगों को गोली मार दी गई, लाठी चार्ज किया गया, गांव में आग लगा दी गई। हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट पर काबू पा लिया गया था, मगर मैसेज बहुत ही क्लियर था, ब्रिटिशर्स को अब भारत छोड़ना पड़ेगा। आजाद हिंद फौज एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत द यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में था। एक अलाइड नेशन होने के तहत ब्रिटिश राज में भारत से कुल 25 लाख सैनिकों को ब्रिटिश कमांड के अंडर एक्सिस पावर से लड़ने के लिए भेजा गया। इसी दौरान कांग्रेस को छोड़कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए जर्मनी या जापान के साथ सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश करने लगे। जर्मनी की मदद से नेताजी ने भारतीय सेना के कैदियों को छुड़वाया, वहां से जापान गए और जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी युवा शक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने युवाओं को सब कुछ त्याग कर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा बुलंद किया। नेताजी नारी शक्ति या विमेन पावर के स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, जिसके तहत आईएनए में झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसमें विमेन सोल्जर्स को शामिल किया गया। नेताजी के नेतृत्व में आईएनए ने एक्सिस पावर की तरफ से लड़ाई लड़ी। अगस्त 1945 जापानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व वाली अलाइड पावर जीत चुकी थी और हिटलर के नेतृत्व वाली एक्सिस पावर हार चुकी थी। अब जीता हुआ पक्ष दुश्मन के फौज में हारे हुए सैनिकों को वॉर क्राइम के तहत सजा देना चाहता था। इसके तहत नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज के ऊपर देशद्रोह, मर्डर, टॉर्चर जैसे आरोप लगाकर उन पर मुकदमे चलाए गए और इसे द रेड फोर्ट ट्रायल का नाम दिया गया। लेकिन अंग्रेजों की ये क्रूरता और बदले की भावना उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे सैनिक द रेड फोर्ट ट्रायल को देखकर गुस्से में आ गए। उनके अंदर आक्रोश भर गया। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के 78 अलग अलग जहाजों पर तैनात लगभग 20,000 सैनिकों ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रॉयल इंडियन नेवी के ये सैनिक नेताजी के पोस्टर्स लेकर मुंबई पहुंच गए और अंग्रेजों को जय हिंद के नारे लगाने के लिए मजबूर कर दिया। इससे प्रेरित होकर रॉयल इंडियन एयरफोर्स में भी विद्रोह की घटनाएं शुरू हो गई। भारतीय सैनिकों की विद्रोह से अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए। उस वक्त भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या सिर्फ 40,000 थी, जबकि 25 लाख के करीब इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकमीशन किया जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सैनिकों का पराक्रम, उनके शौर्य की गाथा अंग्रेजों से छिपी नहीं थी और उन्हें समझ आ चुका था कि उनके 40,000 सैनिक भारत के सैनिकों के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारतीयों पर राज करना इतना आसान नहीं होगा। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा और नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की आक्रामकता के भय से ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली ने भारत की स्वतंत्रता के कागजों पर हस्ताक्षर किए और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। भारत के सभी वीरों को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।